इजराइल हमास के बीच लड़ाई का खात्मा होता मुस्तकबिल करीब में तो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि हमास ने इजराइल के ऊपर गुज़िश्ता कई महीनों में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर डाला है। इतवार की रात हमास ने जनूबी इजराइल के ऊपर 10 रॉकेट दागे। 10 में से 5 रॉकेट्स को ही इजरायली डिफेंस सिस्टम पर गिरे, जिसे आईडीएफ रोक पाने में अहल रहा। बाकी 5 रॉकेट इजराइल के अंदर जा गिरे, जिनसे नुकसान की भी खबर है। एक रॉकेट अश्क्लोन में गिरा, जहां 30 साल शख्स छर्रा लगने से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए शहर के बारज़िलाई अस्पताल ले जाया गया। हमास ने इन हमलों की जिम्मेदारी भी ले ली है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रात 9 बजे के कुछ वक्त बाद वस्ती गाजा के देर अल बलाह से इजराइल के साहिली शहरों अश्कलोन और अशदोद पर रॉकेट दागे गए। इजराइल ने कहा कि हमास को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल के वज़ीर दिफा इजराइल काट्स ने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और आईडीएफ को हमास के खिलाफ हमलों को बढ़ाने का हुक्म दिया। वहीं गाजा की लोकल हेल्थ अथॉरिटी ने बताया कि इतवार को इजरायली हमलों में 39 फिलिस्तीनियों की जान गई है। रॉकेट फायरिंग के तुरंत बाद इजरायली फौज ने एक्स पर एक नया गाजा खाली करने का फरमान जारी कर दिया, जिसमें सेंट्रल गाजा पट्टी के डेर अल बलाह शहर के कई जिलों के बाशिंदों को पहले ही रॉकेट फायरिंग का हवाला देते हुए अपने इलाकों को छोड़ने का हुक्म दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग के लिए वॉशिंगटन जा रहे इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को उनके वजीर दिफा कैट्स ने रॉकेट हमले के बारे में जानकारी दी। उनके दफ्तर की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने डायरेक्शन दे दिया है कि एक जबरदस्त रद्द-ए-अमल दिया जाए। उन्होंने हमास के खिलाफ इजरायली फौज के जरिए गहरी सरगर्मियां जारी रखने को मंजूरी दे दी है। He is 14-year-old. He is an American citizen. He lives in America. He was born in America and came back home 10 days before Ramadan in March. He was in America to attend the wedding of his sister. और चलिए ताज़ा सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल राजन कोचर जी इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं और तमाम तर चीज़ों को बहुत अरसे से हमारे दर्शकों के सामने रखते रहे हैं। कोचर जी, बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका अपनी इस बेहद ख़ास पेशकश में। एक और ख़ास मेहमान मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं और ताज़ा हमलों के ताल्लुक से उनसे भी हम राय लेंगे। बंसल साहब, बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी इस बेहद ख़ास पेशकश में और सीधे रुख करना चाहेंगे राजन कोचर जी। लगातार हमलों में शिद्दत आती जा रही है। इस सब के बीच में जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी सदर की मुलाकात होने वाली है, कहीं ना कहीं हमलों का पस मंजर वो भी नजर आता है। क्या कुछ आप कहेंगे सर? धन्यवाद हेदा जी, आपने इस डिस्कशन के लिए बुलाया। बहुत अहम डिस्कशन है, स्पेशली जब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में भी मीटिंग होने वाली है। और इम्पोर्टेंट ये है कि आगे की रणनीति, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि काफी कशीदगी हो चुकी है और हम रोज देखते हैं कि इजराइल का हमला हो रहा है गजा के ऊपर, और खास तौर पे सेंट्रल और साउथ की अगर हम बात करें तो। और हाल ही में आप जानते हैं कि एक रफा में एक एम्बुलेंस के ऊपर अटैक हुआ था। एक कॉन्वॉय था एम्बुलेंस का, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। और वो एक बहुत ही उसको हम कंडेम करना अपना चाहेंगे कि एक एम्बुलेंस के ऊपर जो रेड क्रॉस का अपना साइन अपना लगा के अपना चलती हैं और लाल बत्ती भी होती है उसमें, तो उसको आप जानबूझ के, इट वाज आई थिंक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था ये, और इसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। पर अब इसको मुद्दा क्या है, इसको आगे का अगर हम इसको देखें कि इसको मीटिंग होगी, डिस्कशन होगा, तो डिस्कशन में कुछ चीजें साफ नजर आ रही है। सबसे पहले होस्टेजेस का जो इशू है, क्योंकि हम देखते हैं कि इजराइल में भी प्रदर्शन हो रहे हैं लोगों के, कि वो डिमांड कर रहे हैं कि जो 59 जो होस्टेजेस हैं, इसमें से 24 ही
जिंदा हैं और 35 डेड बॉडीज हैं, उनको जल्दी से जल्दी वापस किया जाए। बट ये चीज इतनी जल्दी होने वाली इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ लीवरेज हमास अपने पास रखना चाहेगा, और जब तक इजराइल की तरफ से कोई ठोस अश्योरेंसेस नहीं मिलेगी सीज फायर की तरफ और ह्यूमैनिटेरियन एड की अगर हम बात करें, देखिए अब जो हालात इतने खराब हो चुके हैं वहां पे और पैलेस्टीनियंस को पुश किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया में उनको ढकेला जा रहा है, और रोज हम देखते हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस गजा के ऊपर अपना कब्जा और वहां पे एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी सामने आती है जब हम ये देख रहे हैं कि गजा का जो ऑक्यूपेशन है वो शायद इजराइल इसको छोड़ना नहीं चाहेगा। आने वाले वक्त में भी अपना कुछ एरियाज अपने वहां पे सेटलमेंट्स, जैसे कि वेस्ट बैंक में हम देखते हैं कि लगातार इजराइल अपने सेटलमेंट्स को बढ़ा रहा है। सिमिलरली जब एक टाइम पे गजा से निकला था इजराइल और अपने सेटलमेंट्स भी उसने बंद किए थे, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रैटेजी दोबारा से रीओपन की जाएगी और अपने सेटलमेंट्स को यहाँ पे दोबारा से इजराइल अपना जूइश सेटलमेंट्स को लगाएगा। और खास तौर पे जब अगर हम इजिप्ट की बॉर्डर की बात करते हैं, फिलाडेल्फी कॉरिडोर की बात करते हैं, रफा क्रॉसिंग्स की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में कहीं पर भी इसमें इजराइल पैलेस्टीनियंस का या हमास का दखल इस एरिया में आने देगा और खास तौर पे इस एरिया को वो पूरी तरीके से सैनिटाइज करने की कोशिश करेगा। और जहां पे ट्रंप की मीटिंग का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ईरान का भी डिस्कशन होगा, क्योंकि अभी जो आप यमन में भी देख रहे हैं जिस तरीके से सना के ऊपर अटैक हुआ है, आज मॉर्निंग में भी अटैक्स हुए, कल भी अटैक्स हुए हैं, तो ये एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी भी इजराइल के साथ अमेरिका डिस्कस करना चाहेगा। इसमें सीरिया भी शामिल होगा, लेबनान भी शामिल होगा कि इसको लेबनान के साथ अब जो क्या हमको आगे और एक्शन लेना पड़ेगा, और गजा की बात होगी, यमन की बात होगी और ईरान की बात होगी। मुझे लगता है कि पूरा जो मिडिल ईस्ट का दायरा है, वेस्ट एशिया का दायरा है, वो इस डिस्कशन में शामिल होने वाला। बिल्कुल कोचर जी, और कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी की जा रही थी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जब वो दोबारा आएंगे उसके बाद कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर जो रोड मैप है वो पहले ही तैयार कर लिया गया था। अब कहीं ना कहीं उसको सिर्फ अमलाया जाएगा, उसको प्रैक्टिकली कैसे आगे बढ़ाना है इस सिलसिले में भी बातचीत जो है वो हो सकती है, और इसीलिए इस पर खास नजर भी बनी हुई है। मेजर जनरल डॉक्टर जे.के. बंसल साहब, आपसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से लगातार अभी तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद जंग बंद जो है ये बंद हो जाएगी, हमले जो हैं ये रुक जाएंगे, लेकिन ताजा जो सिचुएशन नजर आ रही है वो कहीं ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन नजर आ रही है। उम्मीद कहीं भी नजर नहीं आ रही, खास तौर पर डिफेंस सिस्टम को लेकर इजराइल भी कहीं ना कहीं बेहद मजबूत नजर आ रहा है, जबकि हमास भी लगातार हमले कर रहा है। आदाब हिना जी। आदाब से। देखिए, जो असल में सेकंड फेज जो सीज फायर की स्टार्ट होने वाली थी उसके दौरान में हमास ने जो कहा था कि भी सेना हटा ली जाए और जो शर्तें मंजूर किए जाएं, उसको इजराइल ने नहीं माना, और उस बात में जो है इजराइल और अमेरिका ने बिल्कुल क्लियर कर दिया हमास को कि आप जो जितने भी बंधक हैं 59 उनको छोड़ दीजिए। उसमें हालांकि कहते हैं कि 35 उसमें मर गए हैं और लाशें हैं और 24 जिंदा हैं, उसमें भी पता नहीं, हो सकता है और भी कम जीवित रहे। हमास की ये बात समझ में नहीं आई। अब क्या हुआ है कि उन्होंने हमले अटैक करने शुरू हो गया। अटैक करने के बाद में जैसे कि अभी 39 आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया कि 39 जो फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है इजराइल के अटैक की वजह से, और इस वजह से ही उसको रिटेलिएट करने के लिए हमास ने ये अटैक किया है। बहुत अच्छी बात है, सब लोग कहेंगे, जस्टिफाई करेंगे इसको कि जी हाँ, जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो हमास को ने इस वजह से किया, लेकिन हमास पहले दिन से ये नहीं समझ पा रहा है कि वो कितना नुकसान कर रहा है। मतलब उसने 1200 लोगों को मारा, 250 को बंदी बना के ले गया, उसके बदले में 50,000 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया गया।
बच्चे भी और खातन भी, और कितने बेघर हो गए, पूरा गाजा बर्बाद हो गया। अब हमास जो है एक बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई उनका जो समझने की बात ही नहीं है। अब ये जो एक, वैसे तो आजकल वर्ल्ड में जहाँ तक ट्रेड यही चल रहा है, ट्रेंड जो है कि अगर किसी के ऊपर अटैक होता है तो वो रिटेलिएट करके कि बौखला गए हैं और ज्यादा अटैक करेंगे। लेकिन अब डिपेंड करता है कि शक्ति किसके पास ज्यादा है। अब शक्ति तो इजराइल के पास ज्यादा है। ऐसे ही अगर आप यूक्रेन और रशिया वार में लें कि हाँ जी रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो यूक्रेन ने रिटेलिएट किया, 2-4 शहरों में बम गिरा दिए। लेकिन जब वो रशिया रिटेलिएट करता है तो रशिया भी ये नहीं सोचता कि भाई हाँ इसको कैसे रोका जाए। इसी प्रकार से जो हमास ने किया है, ये अब 39 लोगों को मारने के बाद जो 10 उन्होंने रॉकेट छोड़े हैं, उसमें से एक आदमी की जो अभी तक रिपोर्ट है वो घायल हुआ है। अब बताइए क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। अभी इसी प्रकार से देखिए, हमास को ये सोचना पड़ेगा जल्दी उनके जो बंधक हैं उनको छोड़ें, और कोई एक जो हमास को जाना तो पड़ेगा। इसमें अभी जो है अमेरिका और इजराइल ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमास को वो खत्म करके ही छोड़ेंगे, चाहे उसमें कुछ भी हो। और ना ही वो अपने लोगों की परवाह कर रहे हैं। जैसे जनरल कोचर साहब ने भी कहा कि इजराइल के अंदर में जो नेतन्याहू के घर के सामने काफी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं या उनको यरगमालियों को लेकर के, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब जो है ना, इसका नतीजा क्या निकला कि अभी उन्होंने कहा है कि जो आप खाली करिए, इजराइल ने बोल दिया है फलस्तीनियों को आप जगह वो खाली कर दीजिए। और दूसरा जो बात हुई है डिफेंस मिनिस्टर इजराइल की, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से प्लेन के अंदर में, तो नेतन्याहू ने बिल्कुल गो अहेड सिग्नल दे दिया कि जी आप और मारो, मतलब और अच्छे से तगड़ा हमला करिए। तो अब जो है ये हमास को समझना पड़ेगा कि हमास जो है वो टर्म्स पे आए, वो जो है अपना जो किसी तरह से जो अगर इजराइल जो उनको अगर फिलिस्तीनियों की कोई उनको कोई अगर उनके लिए कुछ ख्याल है सफर न करने पड़े तो हमास को सरेंडर करके और इस युद्ध को खत्म करना पड़ेगा, तभी जाकर के शांति। बिल्कुल, तो शांति की उम्मीदें बहरहाल अभी भी कायम हैं। राजन कोचर जी, आपसे हम टेक्निकली ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ट्रंप ने नए टैरिफ का ऐलान किया, पूरी दुनिया में एक हलचल मची हुई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सबका जो ध्यान है वो चला गया है नेतन्याहू की और ट्रंप की मुलाकात की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात है इस संदर्भ में भी काफी अहम हो जाती है कि अब क्या कुछ रहने वाला है आगे इस मुलाकात के। क्या हमले मजीद तेज किए जाएंगे या फिर जंगबंदी को रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन तमाम तर ध्यान जो है अब इस मुलाकात पर चला गया है। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है रहना जी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट स्टेप आगे का रुख हमारा क्या होने वाला है इस रीजन के लिए, स्पेशली वेस्ट एशिया की बात करें। और दूसरा मैं आपकी नजर उस एक और एंगल पे भी लेके जाऊंगा जहां पे अमेरिका तैयारी कर रहा है ईरान के ऊपर हमला करने की। शायद ये हमला नहीं हो, बिकॉज ये पोस्चरिंग हो सकती है कि ईरान को एक कॉर्नर में लेके इसको आने के लिए, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं B-2 बॉम्बर्स, 7 बॉम्बर्स अमेरिका के पास ऑलमोस्ट 21 है, ऑलमोस्ट 1/3 बॉम्बर्स डिगो गार्सिया में पहुंच चुके हैं। इसका एक बहुत स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है अमेरिका का। जब भी अमेरिका कहीं पर भी एक मेजर अटैक करता है तो ये B-52 बॉम्बर्स को इस्तेमाल करता है। अगर मैं आपकी गल्फ वॉर और आपकी इराक वॉर में भी अगर मैं लेके जाऊं तो अमेरिका ने सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी लगाई थी। तो इसको मुझे ऐसा लगता है कि सीज फायर की तो बात नहीं होगी, क्योंकि अभी वो दौर सीज फायर का चला गया है। अभी ग्राउंड लेवल पर भी कुछ बातचीतें नहीं हो रही हैं। जो हम सुनते हैं कि यूएई के फॉरेन मिनिस्टर कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने के लिए, पर वो एक बहुत ही इसको लोएस्ट लेवल की बात है, बिकॉज जब तक इस लेवल को हम आगे नहीं लेके जाएंगे और जब तक इजराइल भी एग्री नहीं करेगा। देखिए, आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन सीज फायर में रखते हैं तो उसमें दोनों को कहीं ना कहीं पे एक मीटिंग पॉइंट पे आना पड़ेगा। कुछ कॉम्प्रोमाइज इजराइल को करना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज हमास को करना पड़ेगा। पर जब आप ये कॉम्प्रोमाइज नहीं देख रहे हैं तो हम अगर इस बातचीत के ऊपर अगर जाए कि इसके ऊपर क्या क्या मुद्दे डिस्कस होंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि सीज फायर
एजेंडा में रहेगा। जी। दूसरा एजेंडा ये रहेगा कि इजराइल की और मिलिट्री ताकत को हम कैसे अपना बढ़ा सकते हैं। अमेरिका ये कोशिश करेगा अभी, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर ईरान के ऊपर शिकंजा कसना है तो उसमें इजराइल का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है, क्योंकि अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो ये एक टू फ्रंट अटैक होगा। ये एक अमेरिका अकेले नहीं कर रहा होगा, इजराइल की तरफ से भी हमला होगा। तो इसीलिए मैं ये मानता हूं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें ये इसको डिस्कशंस होंगे कि किस तरीके से ईरान को और घेरा जाए, और जिस तरीके से ईरान के ऊपर सैंक्शन भी लगे, सेकेंडरी सैंक्शन, आपने टैरिफ का जिक्र किया है, अभी सेकेंडरी सैंक्शन भी ईरान पे लग चुके हैं। इसका मतलब है जो भी देश ईरान से सामान लेता है उसके ऊपर भी टैरिफ लगेंगे, उसके ऊपर भी सैंक्शन लगेंगे। तो ये बहुत ही और एक डबल सोड लगाई गई है ईरान के अगेंस्ट के दो तरफा अटैक किया जा रहा है कि एक तो आपको सैंक्शन लगाए हुए, एक आपको रेसिप्रोकल टैरिफ्स लग रहे, और तीसरा आपको सेकेंडरी टैरिफ्स लग रहे। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी अमेरिका आगे लेके जा रहा है। एंड माय लास्ट पॉइंट इज अनफॉर्चुनेटली ईरान के साथ कोई नहीं है इस लड़ाई में। अभी वो, मुझे ऐसा लगता है, अकेला अब तो दिखाई दे रहा है। ओआईसी कंट्रीज भी उसके साथ नहीं है। बिल्कुल स्टेटमेंट्स आती हैं जी, पर उससे ज्यादा और कोई एक्शन नहीं हो। बिल्कुल कोचर जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रेस किया है कि ईरान को अलग थलग करने की ये कोशिश जो है ये नजर आ रही है। और इस मुलाकात पर इसीलिए खास तौर पर हम सबकी भी तवज्जो है कि यहाँ पर ईरान के लिए क्या कुछ निकलकर सामने आता है। डॉक्टर जेके बंसल जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गाजा की अगर बात करें, इजराइल की अगर बात करें, हमास की अगर बात करें, तो जिस तरह से हथियार यहाँ पर नए नए नजर आ रहे हैं, एक नई रेस को जन्म दिया है इस तमाम तनाजे ने। आई एम श्योर आप भी इस बात से एग्री करेंगे एज अ डिफेंस एक्सपर्ट के जितने ज्यादा यहाँ पर मॉडर्न हथियार नजर आ रहे हैं, हर तरफ से जो यूज किए जा रहे हैं, उनका पहले कभी जिक्र भी नहीं सुना गया था। खास तौर पर इजराइल जो है वो जिस तरह से डिफेंस सिस्टम को लेकर, अपने वेपन्स को लेकर यहाँ नजर आ रहा है, जिस तरह से वो तजुर्बे करते नजर आ रहा है, ये भी एक नई तस्वीर सामने आई है इस बार। देखिए, इजराइल तो हमेशा ये कहता रहा है कि हमारे पास ऐसे वेपन्स हैं, हम ऐसा अटैक करेंगे या ऐसे वेपन्स यूज करेंगे जैसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और मैंने पहले भी ये कहा था कि इजराइल जो है वो चुपचाप काम करता है, कोई अपने वेपन्स को दिखाता नहीं है। जबकि जो है ईरान ने अपने वेपन्स का जो नुमाइश लगाई थी, वो 2-3 सिटी बताए हमारी अंडरग्राउंड मिसाइल्स हैं और हम अटैक कर रहे हैं। अब जो बात चल रही है, देखिए अभी क्या है कि जहाँ तक गाजा का सवाल है, ये तो चलता ही रहेगा। ये अब कोई ज्यादा इतना बड़ा समस्या इजराइल के पास में नहीं है। अभी जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर वहां पे गए हैं, एक तो अपनी थोड़ी टैरिफ वगैरह की बात करेंगे, कुछ रिक्वेस्ट वगैरह करेंगे, जितनी मान ली जाए ठीक है, नहीं माने तो भी कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो है बड़े पर्सपेक्टिव में बात करी जाएगी। जहां तक मेरा मानना है, या जो भी अभी तक फीडबैक ये आती रही है, कि जो इजराइल तो ये चाहता है कि अभी ईरान के ऊपर में अटैक हो जाए, और अमेरिका ने भी पूरी तैयारी कर दी है। तैयारी करके उन्होंने B-2 बॉम्बर्स और अपना पूरा जो दियागो गार्सिया में 7 जो है B-2 बॉम्बर भेज दिए हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर चले गए। तो इन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि वो काफी एस्केलेशन हो गया। और जो ईरान भी मानने को तैयार नहीं है कि हम आपकी शर्त नहीं मानेंगे। हालांकि ईरान ने ये कहा है कि तीसरे कंट्री के थ्रू हम इसमें मीडिएशन करें। अब जहां तक इस चीज का सवाल है, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि ईरान कोई अलग थलग नहीं है, क्योंकि जो उनके साथ में रूस, चीन और उत्तरी कोरिया आके खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा, मतलब ये एक थोड़ा अब स्टेलमेट हो गया है। तो अमेरिका को भी कई बार सोचना पड़ेगा कि अटैक किया जाए या ना किया जाए। तो इस मामले को सोचते हुए, हालांकि हो सकता है इजराइल तो चाहता है कि अटैक हो, हमेशा के लिए इनका न्यूक्लियर वेपन्स खत्म हो जाएं और शांति हो जाए, लेकिन इसके रिपरकशन क्या होंगे वो देखने में बड़ी, वो जो जब आदमी कुछ अपने इंटरेस्ट को ज्यादा देखता है तो लार्जर पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाता। जैसे कि यूक्रेन जो है हमेशा कहता है कि अटैक सबको इन्वॉल्व करना और एस्केलेट करने की कोशिश करता है, जबकि अमेरिका और यूरोप अभी तक जो है वहां पर थोड़ा डाउन प्ले करते रहे हैं। कोई नेटो ने इतना सख्त कदम नहीं उठाया। इसी प्रकार से इन बातों को देखते हुए अभी देखा जाएगा कि
ये जो इस मामले को कैसे निपटाया जाए, संधि की तरफ जाया जाए या तीसरे आदमी को, अरब ममालिक को या रशिया ने भी पेशकश की है कि हम भी इसमें मीडिएशन कर सकते हैं, क्योंकि ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि डायरेक्ट हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे, हमें अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं है। तो अब अगर ये बात बन जाती है और सब लोग मिलकर तैयार हो जाते हैं और अरब ममालिक हो जाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला ये है कि अगर ईरान के ऊपर में अमेरिका अटैक करता है तो ईरान ने वैसे सब को धमकी दे दिया है जो अरब कंट्रीज हैं कि उनकी जमीन को इस्तेमाल ना किया जाए कोई भी अटैक करने के लिए, और हो सकता है कि वो सब जो ईरान के साथ खड़े हो जाएं, तो अमेरिका को ये भी खतरा है जो उनके एलीज हैं, जो उनके साथ में मिलकर चल रहे हैं, वो सब उनके अलग जाएं। तो सब बातों को देखते हुए हो इस मीटिंग के अंदर में ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोई एक बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। जी बिल्कुल बंसल साहब, और इसीलिए तमाम चीज़ों पर लगातार नज़र बनी हुई है। कोचर जी, आपसे फौरी तौर पर समझना चाहेंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे। अगर रमज़ान का महीना हम देखें तो लगातार इजराइल की तरफ से हमले किए गए थे, लेकिन रमज़ान की वजह से उम्मीद की जा रही थी कि शायद हमास अभी कुछ बड़ा कदम नहीं उठाएगा, और अब कल रात जिस तरह से सबसे बड़ा हमला किया है, क्या इसके पस मंज़र में वो तमाम तर चीज़ें भी हो सकती हैं? उन फैक्टर्स को भी हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं जो पहले हमने देखे हैं? देखिए, आपको इस समझना पड़ेगा कि ये हमास ने हमला क्यों किया है। बेसिकली एक मैसेजिंग है इजराइल के लिए कि हम अभी भी वो ताकत रखते हैं और वो क्षमता रखते हैं, और हमारे पास अभी भी रॉकेट्स हैं और हम जब चाहे उसको फायर कर सकते हैं। तो उसका ऑफकोर्स इफेक्ट तो ज्यादा इजराइल पे नहीं पड़ा, क्योंकि ये प्रिसिशन गाइडेड रॉकेट्स नहीं है। जी सर। ये इस आधुनिक टाइप की एमुनिशन इनके पास नहीं है, इनके पास मिसाइल्स नहीं है कि ये एक टारगेटेड स्ट्राइक इजराइल के ऊपर कर सके। और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत मजबूत है। आपने देखा कि ऑलमोस्ट 80% रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर दिया गया था और बाकी रॉकेट्स ने भी कोई मटेरियल डैमेज इजराइल को नहीं पहुंचाया है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है इजराइल के लिए और इजराइल के लोगों के लिए भी कि अभी भी आप हमास की ताकत को नहीं खत्म कर पाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। लोग जिक्र करते हैं कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म कर देंगे, हम उनको जो ताकत उनकी उसको जीरो पे ले आएंगे, पर ये एक रियलिटी नहीं हो सकती है। कोई भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो आइडियोलॉजी के ऊपर जिंदा रहती है। आज अगर बिल्कुल राजन कोचर जी, चूंकि वक्त अब बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हम आगे भी लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए राजन जी, आपका भी और साथ ही साथ डॉक्टर जेके बंसल, आप दोनों खास मेहमानों का इस बेहद अहम टॉपिक का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो इंटरनेशनल बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए सलाम टीवी। आदाब।